फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी स्पेशल जीके जीएस क्लास का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आपको पता है कि ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो उस समय के सोवियत संघ में ताशकंद समझौता हुआ था। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है। तो ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है। पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता में सोवियत संघ का कौन सा प्रतिनिधि भाग लिया था? तो कोसिजन भाग लिया था। कौन भाग लिया था? कोसिजन भाग लिया था। ठीक है। पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। उसी तरह पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आयूब खान थे। एक ऐसा ही प्रश्न आता है कि ताशकंद समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था या किन दो प्रधानमंत्रियों के बीच हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच हुआ था। ये याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान थे। पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ के प्रतिनिधि कौन थे उसमें, मतलब कि सोवियत संघ में जो आयोजित था ताशकंद समझौता, उसमें सोवियत संघ के कौन सा जो प्रतिनिधि भाग लिए थे उसका क्या नाम था? तो कोसिजन नाम था। ये आपको याद रखना है। अब आपको और 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है, बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रश्न जो है पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ये 3 समझौता आपको याद रखना है। शिमला समझौता, पंचशील समझौता और ताशकंद समझौता। तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। फिर से सुनिए, 2 जुलाई 1972 को जो शिमला समझौता हुआ था वो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ये आपको याद रखना है। उसी तरह पंचशील समझौता आपको याद रखना है कि 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और ये भी प्रश्न यहाँ से भी इम्पोर्टेंट आता है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ये आपको याद रखना है कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। याद रखना है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था चाउ एन लाई। इनका नाम क्या था? तो चाउ एन लाई जो थे वो चीन के प्रधानमंत्री थे। ये प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है। तो आपको हम 3 समझौता बताए। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966, शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 और पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954। आपको ये 3 समझौता याद रखना है। और उसके बाद अगला आपको एक और प्रश्न याद रखना है। ये जो ऑप्शन दिया गया है 22 नवंबर 1951, 22 नवंबर 1951 को ही भारत में वित्त आयोग का स्थापना किया गया था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा और इनसे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं हम इस वीडियो में बता दिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह के प्रतिदिन प्रश्न इस पर आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बीएसएससी के लिए तो है ही, लेकिन बहुत आने वाले जो बीपीएससी है, दरोगा है, बिहार पुलिस है या एसएससी जीडी है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी को संविधान सभा ने किस वर्ष राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? आपको याद रखना है कि हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। फिर से सुनिए, हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अब आपको एक अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल जो है 343 में कहा गया है,
आर्टिकल 343 के एक में कहा गया है कि भारत का राज्य भाषा हिंदी है। भारत का राजभाषा क्या है? हिंदी है तथा इसकी लिपि देवनागरी है। तो ये आपको आर्टिकल तो याद ही रखना है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का राजभाषा हिंदी है और उसका लिपि देवनागरी है। तो आर्टिकल 343 के 1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से और 2 प्रश्न आपको याद रखना है। 14 सितंबर को जो संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया, तो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस और विश्व में 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। देखिए, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो पूछा जाएगा कि संविधान के अनुसूची 8 में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन था। तो मूल संविधान के अनुसूची 8 में मात्र 14 भाषाओं का वर्णन था। कितने भाषाओं का? 14 भाषाओं का वर्णन था। ठीक है, याद रखना है। ये उसके बाद 8 भाषाओं को संशोधन कर करके संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। अगला आपको 2-3 और प्रश्न याद रखना है। देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा ही राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हिंदी को तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और तिरंगा को जो है संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को। किसको? तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को। अगला आपको एक और प्रश्न याद रखना है कि 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था। तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। तो प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न याद रखना है। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को भारत का राजभाषा हिंदी है, ये हिंदी को स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा यानी राष्ट्रीय झंडा हम लोग का जो तिरंगा है उसको स्वीकार किया गया। तो यहाँ से ये सारे प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपको पानीपत का तीनों युद्ध याद होना चाहिए। तो देखिए, तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था। पहला युद्ध भी याद रखिए 1526 में हुआ था, और दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में। तीसरा 1761 में और दूसरा 1556 में और पहला 1526 में। चलिए एक एक करके तीनों के बारे में जान लीजिए। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। ध्यान रखिएगा कि पानीपत के पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध से प्रश्न बार बार आता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपको याद रखना है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। तो ध्यान रखना है, पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। हेमू के बीच हुआ था। हेमू और अकबर के सेना के बीच हुआ था। हेमू और अकबर के सेना के बीच हुआ था, जिसमें ध्यान रखना है कि अकबर का सेना इसमें विजयी रहा था। 1556 में जो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध,
हेमू और अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की सेना विजयी रहा था। हेमू का तो नाम आपको याद रखना है, हेमचंद्र था। ठीक है, आगे चलिए। 1761 में जो है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, वो अहमद शाह अब्दाली एक अफगान थे। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और मराठों की तरफ से कौन थे, तो सदाशिवराव भाऊ थे। सदाशिवराव भाऊ थे जो पुणे के पेशवा थे। तो इस युद्ध में किसकी विजय रहा हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली का विजयी हुआ था। ध्यान रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था, अकबर की सेना के बीच, जिसमें अकबर की सेना विजयी रहा था। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। और आपको ये तो पता होगा कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, ये नेपाल में है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कब हुआ था इनका जन्म, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का, तो कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न और याद रखना है। यहाँ तो ये आप 2 प्रश्न याद रख लिए कि जन्म हुआ था 563 में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, और जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। अब आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न याद रखना है। पहला, कि इनके पिता का नाम सुदोधन था। सुदोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम माया देवी था। माया देवी था। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा था। और जो उनके पुत्र था उसका नाम था राहुल। पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, और ये अपना उपदेश दिए थे पहला, वो सारनाथ में दिए थे। चलिए यहाँ से फिर से बताते हैं। इनके पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सारनाथ में ये अपना पहला उपदेश दिए थे। तो ये हुआ गौतम बुद्ध से बनने वाले प्रश्न। अब इन्हीं कि जैसा एक और प्रश्न आता है इनसे ही संबंधित। जब ये पूछा जाता है तो एक और व्यक्ति के जन्म और मृत्यु में डाउट रहता है, तो उसको भी आपको हम यही बताते हैं। महावीर का जन्म पूछा जाता है। तो देखिए, महावीर कौन थे, तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। पहला ये आपको याद रखना है। पहले के तीर्थकर तो ऋषभदेव थे, ये 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी का जन्म आपको याद रखना है कि इनका जन्म 540 में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ था, और वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और वैशाली के कुंडग्राम में। मृत्यु भी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के जो मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था, और ये मृत्यु जो हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो फिर से सुनिए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था 468 ईसा पूर्व में। पहले ये 2 प्रश्न आपको अच्छे से याद कर जाना है। ठीक है, हम आगे और बताते हैं इनके बारे में, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सुनिए। अब देखिए, इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम अभी बताया है सुदोधन, इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है, और उनकी माता का नाम माया देवी है, महामाया है वही। और इनकी पत्नी का नाम जो है यशोदा है। सुनिए, इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोदा है। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। ध्यान रखिएगा ठीक से। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है। क्या नाम है, प्रियदर्शनी है। और उनके पुत्र का नाम क्या है, राहुल है। तो ये ध्यान रखना है, प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम। तो देखिए, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, ये है, ये याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला ही प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किया गया था, जयप्रकाश नारायण और रामकृष्ण बेनीपुरी के द्वारा। रामकृष्ण बेनीपुरी
और गंगा शरण सिंह के द्वारा और जेपी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, इन 3 लोगों के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किया गया था। 1934 में याद रखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया था, ये आपको याद रखना है। कब किया गया था? तो 1934 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जेपी थे और एक और व्यक्ति थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ये दोनों लोग। और स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। ठीक है। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण से कुछ प्रश्न आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक। ठीक है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किया गया था। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही 25 जून, ध्यान रखना है जितना डेट बता रहे हैं, 25 जून 1975 को राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। और 25 जून 1975 के दिन ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। और 25 जून 1975 को ही जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान से यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक और जयप्रकाश नारायण से प्रश्न बनता है, वो भी सुन लीजिए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है छात्र आंदोलन के नेता थे। छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? 1974 में हुआ था। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा छात्र आंदोलन की शुरुआत किया जाता है और इसके ये नेता थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण की एक माता का जयप्रकाश नारायण की जो है पत्नी का नाम याद रखिएगा, प्रभावती था। क्या था? प्रभावती इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जितना प्रश्न बन सकता है जयप्रकाश नारायण से हम सारा बता दिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था भारत में जो बनाई जा रही थी उसके लिए किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था से हम लोग ये प्रश्न देख रहे हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। ठीक है। एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि अशोक मेहता समिति का गठन आपको याद रखना है कि 1977 में हुआ था। अशोक राय मेहता समिति का गठन 1977 में और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में। ठीक है। एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि जेपी के राव समिति का जो गठन किया गया था वो 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में और जेपी के राव समिति का गठन 1985 में। ये सब समिति क्या था? मतलब पंचायती राज व्यवस्था के लिए वकालत करने वाला समिति था। अब आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत का वकालत की, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। और अशोक मेहता समिति जो 1977 में गठित की गई थी वो 2 स्तरीय पंचायती राज का वकालत किया था, एक गांव मतलब ग्रामीण स्तर पर और एक जिला स्तर पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न है तो हम लोग 2-3 प्रश्नों को और देख लेते हैं। तो आपको ये 3 पहले आपको याद रखना लेना है। फिर से सुनिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया था और जेपी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। एक और पूछता है, एल.एम. सिंघवी समिति इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन आपको याद रखना है 1986 में किया गया था। ये सब समिति क्या है? ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए वकालत करने वाली समितियाँ थी। लेकिन अभी बलवंत राय मेहता समिति के वकालत सबसे अच्छा माना गया है और सबसे बढ़िया माना गया है। चलिए हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से कुछ प्रश्न बनते हैं, उनको देख लेते हैं फट से। देखिए, 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9, याद रखिएगा, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से अनुच्छेद 243 के 9 तक इसको जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से अनुच्छेद 243 के 9 तक इसको जोड़ा गया है। ठीक है,
और ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस अनुसूची को? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। एक और प्रश्न बनता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च के दिन तो विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। और 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये सारे प्रश्न बनता है ये पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1992 में संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 के न तक। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। ये भी पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। और पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 24 मार्च को जो है विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है, टीबी दिवस मनाया जाता है। एक और आपको प्रश्न यहाँ से याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषयों की चर्चा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 29 विषयों की चर्चा की गई है, ठीक है। उसी तरह आपको याद रखना है नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, जो कि 1993 में हुआ था। इसके तहत नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। संविधान में 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा बड़ा राज्य है? तो देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, और एरिया के हिसाब से 12वां। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, एरिया के हिसाब से 12वां। और पहले स्थान पर कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? यूपी है। और एरिया के हिसाब से कौन है? तो राजस्थान है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या के हिसाब से कौन है? तो सिक्किम है। याद रखिएगा सबसे कम कौन है? सिक्किम है जनसंख्या के हिसाब से। तो सबसे कम एरिया के हिसाब से गोवा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये सब आपको प्रश्न याद रखना है। सबसे बड़ा जो है एरिया के हिसाब से राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है, सबसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक यूपी है, और सबसे कम सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है भारत में। ये आपको याद रखना है। और बिहार से 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में जिलों की संख्या कितना है? तो 38 है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? तो आपको पता होगा कि 22 मार्च उड़ीसा राज्य है, तो आपको याद होगा यहाँ से कि 22 मार्च 1912 को जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था। उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। और बंगाल से कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को तो बिहार से ये अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। ये आपको ये भी याद रखना है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। उसी तरह 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसी तरह आपको याद रखना है कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। उसी तरह 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रांत 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक गुजरात में और एक राजस्थान में, ठीक है। एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में, एक महाराष्ट्र में, एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में बॉम्बे प्रांत का विघटन 1960 में हुआ था, 1 मई 1960 को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। हम लोग यहाँ से ये सारे प्रश्नों को देख भी लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि बिहार में कितने ब्लॉक हैं। तो चलिए बिहार में ब्लॉकों की संख्या 534 है, प्रखंड 534 है, अनुमंडल 101 है। और राज्यसभा का सीटें जो है यहाँ पे 16 है बिहार में, और लोकसभा की सीटें 40 है। प्रमंडलों की संख्या 9 है, जिला 38 है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है कि विधान परिषदों की संख्या 75 है, और विधानसभा की संख्या कितना है? तो 243 है। विधान परिषद का 75, विधानसभा का 243, जिला 38 है, प्रमंडल 9 है, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है, 16 राज्यसभा है और 40 लोकसभा के सीटें हैं बिहार में। तो ये आपको कुछ प्रश्न था वो आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है हर एग्जाम में। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के तहत राष्ट्रपति करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको याद हो गया होगा। अब देखिए राज्यों में जो राज्यों में जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर और उस राज्य के राज्यपाल के सलाह पर। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन राज्यपाल के सलाह पर और मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर अनुच्छेद 217 में ये वर्णित है। अनुच्छेद 217 के तहत ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश और राज्यपाल के सलाह पर किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए फटाफट देख लीजिए, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124 के 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है और वो कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 1976 में, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को 3 शब्दों को जोड़ा गया है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष 3 शब्दों को जोड़ा गया है। प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है। अब देखिए प्रस्तावना से 2-3 प्रश्न याद रखिए कि प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। इसके प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बनता है, आपको याद रखना है। और एक और याद रखना है कि प्रस्तावना को विधानसभा द्वारा अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए 22 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, 22 जनवरी 1949 को। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय आपको याद रखना है कि चीन के शंघाई में है। ठीक है, चीन के शंघाई में है। अब चलिए ब्रिक्स के बारे में बताते हैं, अच्छे से सुनिए। ब्रिक्स का जो बी अक्षर है वो लेटर जो है ये ब्राज़ील का अर्थ देता है, आर ये रूस का देता है, आई इंडिया का देता है, सी चाइना का देता है और एस जो है ये साउथ अफ्रीका का देता है। फर्स्ट प्रश्न तो यहीं से बनता है, ये नामों को जोड़कर ये ब्रिक्स बनाया गया है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य कब बना? तो दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य 2011 में बना था। ब्रिक्स का दक्षिण अफ्रीका सदस्य कब बना था? तो 2011 में बना था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, हम चलिए बताते रहते हैं। पहले ये आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई है और ब्रिक्स जो है इंग्लिश के लेटरों के फर्स्ट लेटर के अनुसार इसका नामकरण किया गया है और साउथ अफ्रीका इसका सदस्य 2011 बना है। चलिए देखिए ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो ब्रिक्स का पहला जो शिखर सम्मेलन जो है 2009 में हुआ था और रूस में हुआ था। 2009 रूस में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए तो इसका पहला सम्मेलन रूस में हुआ था 2009 में। अब ध्यान रखना है यहाँ से 2-3 प्रश्न। 13वां इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 13वीं शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2021 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? तो अपने भारत में हुआ था, इंडिया में। और ये कैसे होता है? तो इस बार इंडिया कराया, मतलब 2021 में इंडिया कराया, तो उसके बाद चाइना का है बात, चाइना कराएगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका कराएगा, फिर उधर लाइन से इधर फिर ब्राज़ील कराएगा, रूस कराएगा, इंडिया कराएगा। तो लेटर के अनुसार ये होते रहता है। तो 14वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो 2022 में हुआ। तो लेटर के अनुसार कौन करा सकता है? तो ये चीन ने कराया। उसी तरह 15वां कौन कराया? तो 15वां ब्राज़ील। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि 15वां जो था वो कौन कराया? साउथ अफ्रीका कराया। ठीक है, और ये कब कराया? तो 2023 में कराया। कब कराया? 2023 में कराया। 2024 का जब बात आया, ध्यान रखिए 2024 का जब बात आया तो ब्राज़ील इसको कराने से मना कर दिया। तो ब्राज़ील जब कराने से मना करे तो उसके बाद किसका स्थान है? तो रूस का है। तो 2024 में रूस कराया। ध्यान रखना है रूस कराया नहीं है, रूस कराने वाला है।
तो 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कौन कराएगा? रूस कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और अब आपको एक चीज़ बताते हैं, उसको ध्यान से याद रखिएगा। पहले ब्रिक्स के 5 सदस्य हुआ करते थे, अब और 5 बढ़ गए हैं, तो ब्रिक्स के कुल 10 सदस्य हैं। ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं? तो 10। कौन कौन से 10 देश इसमें बढ़े हैं वो आपको याद रखना है। 5 तो आपको याद कर लिए लेटर से, और 5 और याद रखना है। मिस्र याद रखना है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ब्रिक्स से भी जो प्रश्न बनता है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में किया गया है, और विधान परिषद का वर्णन 169 में किया गया है, और विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है। फिर से सुनिए, राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसका वर्णन 168 में किया गया है, विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 169 में किया गया है, और विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है। तो उसी तरह केंद्र में जो संसद होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक है, और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 181 में किया गया है। संसद का वर्णन 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में किया गया है। ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। अब 2-3 और बताते हैं, सुन लीजिए। जैसे कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, बनने के लिए योग्यता का न्यूनतम आयु 35 वर्ष है राज्यपाल के लिए। उसी तरह विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। फिर उसी तरह केंद्र में देखते हैं, राष्ट्रपति की बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उसी तरह विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राज्यपाल का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सती प्रथा के रीति रिवाज को अवैध घोषित किया था। तो आपको पता है कि सती प्रथा के रीति रिवाज को भारत के राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से बंगाल से समाप्त कर दिया गया था। बंगाल से और पूरे भारत से समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा राजा राम मोहन राय से जो प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो ध्यान रखिए। तो राजा राम की पहली जो सभा थी 1815 में इसकी स्थापना हुआ था, उसका नाम था आत्मीय सभा। तो पूछा जाता है आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 में। उसी तरह आपको याद रखना है कि मिरातुल अखबार, 2 पत्रिका याद रखना है, संवाद कौमुदी और एक मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार का संपादक जो थे वो राजा राम मोहन राय ही थे, मिरातुल अखबार। और संवाद कौमुदी जो पत्रिका थी, इसका भी संपादक जो थे, संवाद कौमुदी जो थे, इसका भी जो संपादक थे वो राजा राम मोहन राय थे। तुआफत उल मुआउद्दीन एक पुस्तक था, तुआफत उल मुआउद्दीन, उसके भी लेखक राजा राम मोहन राय थे। तुआफत उल मुआउद्दीन की जो पुस्तक जो था उसके भी लेखक राजा राम मोहन राय थे, ये आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो बता देना है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनने वाले थे वो हम बता दिए, आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। तो आपको पता होगा कि गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में मिली थी। चलिए हम गांधी युग फटाफट बता देते हैं, जितने प्रश्न गांधी युग से बनने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला बात कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1888 में ये लंदन चले गए थे। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इनका पहला सत्याग्रह था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। फिर इनको 1915 में ही केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। 1916 में इन्हें साबरमती के आश्रम की स्थापना किए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1916 में एक और घटना हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हुआ था।
ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भाग लिए थे। 1918 में ही खेरा आंदोलन में भाग लिए थे। 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 1919 में ही रॉल एक्ट पास हुआ था, ठीक है। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में जो है चौरी चौरा वाला कांड हुआ था और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था, ठीक है। उसी तरह आपको याद रखना है कि 1923 में वो एक और हुआ था, याद रखना है ये गांधी युग से ही। तो 1923 में हुआ था स्वराज दल की स्थापना। 1924 में गांधी जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था, कर्नाटक बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। 1930 में सविनय दांडी मार्च शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। उसी तरह 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 6 अप्रैल को। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में पूना समझौता हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और याद रखना है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था। और 30 जनवरी 1948 में इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी गांधी जी की, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं हम सारे बता दिए गांधी युग से, तो आपको ये सारे याद कर लेना है। अगर आप एक बार में नहीं समझे हैं तो दोबारा इसको सुन लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।